चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 16 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो को आप जाकर देखें ताकि आपको ये सेकंड क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और बेटा आप ध्यान से पढ़िएगा और सारे एडजस्टमेंट के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक हमारा वीडियो है जिसमें कि हमने चैप्टर 15 में एडजस्टमेंट जितने भी 15 एडजस्टमेंट होते हैं सारे का सारा मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर इस चैप्टर में आप अभी आए हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ सके। ठीक है, और जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। और कल या परसों मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर हिंदी में बताइए, तो देखिए बेटा मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ। ठीक है, बता तो सारा चीज़ हिंदी में ही रहा हूँ, बस अगर मैं जहाँ पर आपको डेटर क्रेडिटर ऐसा लिख रहा हूँ आप वहाँ पर हिंदी में लिखना चालू कीजिए। ठीक है, कुछ एफर्ट आपको भी देना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, दैट्स वाई आई यूज टू टीच इन इंग्लिश। ओके, और आप जैसे कि हिंदी मीडियम के हैं तो मैं हिंदी में तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं सारी चीज़ें पूरा इंग्लिश में ही समझा रहा हूँ। तो मैं बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में क्योंकि जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्कूल्स भी होते हैं वो भी इंग्लिश में ये सारी चीज़ों को लिखाते हैं और आसान होता है। और अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप चेंज कर लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चालू कीजिए क्योंकि आगे जाकर अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। उसका कारण ये है, उसका मतलब ये है क्योंकि 95% लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपको नोट्स ये सारी चीज़ें मिलने में थोड़ा सा आगे आपको हायर स्टडीज़ में बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही उस चीज़ को पढ़िए और अपने नोट्स जो हैं वो हिंदी में बनाते चलिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो ये हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट को सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद बचे हुए ट्रायल बैलेंस में जो सारी चीज़ें रहेंगी उसको हम लिख लेंगे। तो बेटा मेरे साथ साथ में आप लिखना चालू कीजिए, आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल सब अपने पास रख लीजिए और साथ साथ में आप मेरे बनाइए ताकि आपको बार बार इस वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा एसेट साइड। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहले तो मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अक्सर छोटा ही बनता है इसलिए इसको थोड़ा छोटा और इसको बड़ा, मतलब कि आप ऐसा कर सकते हो इसको 40-60 रेशियो में आप बांट सकते हो। 40% ये जगह दे देना, 60% इसको दे देना, या 30-70 भी कर सकते हो आप। वो आपको क्वेश्चन बनाते बनाते समझ आ जाएगा कि कितना जगह ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ना है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए छोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 5000 रुपीज़। तो एक इफेक्ट यहाँ पे पड़ा और एक इफेक्ट हम यहाँ पर स्टॉक लिख लेते हैं, स्टॉक 5000 रुपीज़। उसके बाद है वेजेस ₹50 एंड सैलरी 100 आर आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम ट्रायल बैलेंस में खोजते हैं वेजेस कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है 100 रुपये और वेजेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इस वजह से यहाँ पर हम लिख लेंगे वेजेस 100 और इसमें हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 50 रुपये, ये प्लस हो जाएगा और आउटर कॉलम में आ जाएगा 150 रुपीज़। ठीक है, वेजेस 100 रुपये है, आउटस्टैंडिंग है 50। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को होगा उसको प्लस करेंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में, और दूसरा ये आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी साइड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 50। अब बात करें सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है और सैलरी है 100 रुपये। तो सैलरी देखिए 300 रुपये है और सैलरी कहाँ लिखाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो
तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज, और सैलरी दिया हुआ है 300 रुपये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और इसमें प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 100 रुपये, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 400 रुपये। क्योंकि 300 रुपये दे चुके हैं, 100 रुपये बचा है, तो भैया आज नहीं तो कल तो आप दोगे ही दोगे, और ये साल भर के आपके खर्चे हैं। और हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी साल के खर्चे और उसी साल के एक्सपेंस को हम लिखते हैं, ताकि हमारा सही तरीके से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे 100 रुपीज। ठीक, अब उसके बाद आगे दिया हुआ है वाइल 1/3 पार्ट ऑफ इंश्योरेंस इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो इंश्योरेंस पे किया गया है उसका 1/3 जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर के हम एक्सपेंसेस को यहाँ क्यों लिखेंगे, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल के इनकम और इसी साल के एक्सपेंस को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है वो एक्सपेंस होता है, तो हम एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इंश्योरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 300 रुपये, 300 रुपीज़, और यहाँ पर प्रीपेड जो होता है, अगर नेक्स्ट ईयर का पहले से पे कर दिया गया है तो ये प्रीपेड कहलाएगा। और 1/3 मतलब कि 300 का 1/3, और 300 का 1/3 कितना होता है, 100 रुपये। मतलब ये 300 रुपये दिया गया है, उसमें 100 रुपये अगले साल का है, तो 100 रुपये हम यहाँ पर माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे 200। और ये प्रीपेड जो होता है वो एसेट होता है, इस वजह से हम यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 150 रुपीज़। तो देखिए एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये, एक्रूड का मतलब ये होता है अर्जित, मतलब कि आप पैसा अर्न कर लिए हो और अभी तक के आपको मिला नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 150 रुपीज़, 150 रुपये। और हम क्या करेंगे, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1500 दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 150 रुपीज़, और इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे 1650, 1650 रुपये। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि मिला नहीं है, मतलब ड्यू हो गया है, मतलब वो अर्न कर लिए हैं लेकिन अभी तक के मिला नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि वो इनकम हमारे लिए अर्न हो गया है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला है, तो वो अब वो इन्वेस्टमेंट जो 1500 था वो बढ़कर 150 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। उसके बाद है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और हर क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से ये मिलेगा ही, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी में फंसते हैं। आपको मैं बताया था जब हम चैप्टर 15 एडजस्टमेंट किए थे, तो अंदर में अगर ट्रायल बैलेंस के बैड डेप्ट दिया है तो उसको ओल्ड बोलते हैं, और एडजस्टमेंट में दिया है बैड डेप्ट तो उसको न्यू बोलते हैं। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उसको ओपनिंग पीडीडी बोलते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग पीडीडी। और यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, मतलब ये क्या है, क्लोजिंग पीडीडी है, किसका, 10% ऑन डेटर्स, तो क्लोजिंग पीडीडी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर झांक कर देखते हैं कि बैड डेप्ट क्या दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ओपनिंग पीडीडी है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बैड डेप्ट दिया हुआ है 100 रुपये, और यहाँ पर ओपनिंग पीडीडी भी दिया हुआ है 200 रुपये, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैड डेप्ट। बैड डेप्ट कौन सा वाला, ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, पुराना वाला कौन सा, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया रहता है उसको बोलते हैं ओल्ड। तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें और क्या प्लस किया जाता है, तो क्लोजिंग पीडीडी, क्लोजिंग पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और क्लोजिंग किसको बोलते हैं, तो जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है। और यहाँ पर दिया क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स एट 10% ऑन डेटर। तो डेटर कितना है, 4000 रुपये, और 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ये प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे ओपनिंग पीडीडी। और ओपनिंग पीडीडी क्या होता है, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट,
जो कि यहाँ 200 रुपये दिया है उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये 100 रुपये में प्लस होगा 400, तो ये आ जाएगा 500। 500 में 200 माइनस हुआ तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 300। देखिए ये और ये दोनों तो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था, तो इसका एक ही इफेक्ट होगा। क्लोजिंग पीडीडी जो है इसके दो इफेक्ट होंगे। पहला तो क्लोजिंग पीडीडी वहाँ लिख लिए, ओल्ड बैड डेप्ट में प्लस हो गया, और डेटर में क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे क्लोजिंग पीडीडी को, क्लोजिंग पीडीडी। तो डेटर यहां पर दिया हुआ है 4000 रुपये, और 4000 रुपये में हम वो 400 रुपये को माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे 3600, 3600। उसके बाद है डेप्रीशिएशन बिल्डिंग बाय 5%। तो डेप्रीशिएशन लग रहा है बिल्डिंग पर, तो यहां पर लिख लेते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। तो बिल्डिंग खोजेंगे कितना रुपए का है बिल्डिंग, तो कहाँ गया जी बिल्डिंग, हाँ 15,000 रुपये का बिल्डिंग है, और 15,000 का 10% होता है 1500, मतलब 5% हो जाएगा 750, मतलब 750 रुपीज़ बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन लग गया। और यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो है 15,000 रुपये का, जिसमें माइनस हो जाएगा डेप्रीशिएशन 750 रुपीज़, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 14,250 रुपये डेप्रीशिएशन माइनस होके। अब उसकी कीमत बिल्डिंग की कितनी है, 14,250 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए सारा का सारा हमारा एडजस्टमेंट हो गया। एक और बचा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न टू ट्रेडर्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ठीक है, तो यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देता हूँ, और उसके बाद टू परचेज आएगा, टू परचेज, यहाँ पे माइनस आएगा रिटर्न अगर कुछ है तो, इसके बाद माइनस करेंगे जो कि रिटर्न हुआ है जिसको भूल गए हैं। ठीक है, ये वाला रिटर्न अलग है। ठीक है, ये वाला क्या है, जो ट्रेडर हमको रिटर्न किया है लेकिन हम उसको लिखना ही भूल गए हैं, तो उसके भी दो इफेक्ट होंगे। तो बता रहा हूँ क्या क्या। तो पहले हम खोज लेते हैं कि परचेस कितना है, तो 12,000 रुपये परचेज है, जिसमें परचेज रिटर्न जो लिखे हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो देखो 500 दिया हुआ है। ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो लिखे हैं, ये वाला भूल गए हैं, और ये कितना रुपए भूल गए, तो 500 रुपये। ठीक है, तो ये वाला जो है ये 12,000 में ये 500 वाला ट्रायल बैलेंस में दिया था, और ये वाला रिटर्न जो है वो भूल गए थे। टोटल कितना आएगा आउटर कॉलम में, तो 11,000 आएगा। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि जो परचेस किए थे हम सामान, और उसमें हम ट्रेडर को वापस रिटर्न किए हैं, उसको हम लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर एक इफेक्ट तो यहाँ पर आ गया। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आएगा, तो दूसरा इफेक्ट ना हम क्रेडिटर में माइनस करेंगे। समझना बात को, देखो क्रेडिटर कहाँ आता है, लाइबिलिटीज में आता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना रुपए है, तो यहाँ पर 3,000 रुपये क्रेडिटर दिया हुआ है, इसमें जो परचेज रिटर्न है वो माइनस कर देंगे 500 रुपये। ये हम ये मानते हैं कि जो भी हम सामान परचेस किए हैं वो क्रेडिट में किए हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो। ठीक है, मैं सामान खरीद के लाया और उसके बाद रिटर्न कर दिया 500 का। ठीक है, 500 का रिटर्न कर दिया, अब मैं उसको लिखना भूल गया, तो क्या क्या करेंगे, तो यार परचेस से पहले तो माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास से वो सामान चले गया है। और दूसरा हम ये मानते हैं कि हम उसको उधारी में खरीद के लाए थे, तो पहले कितना देना था 3,000, और अब कितना देना पड़ेगा 2,500, क्योंकि भैया 500 का सामान तो हम उसको वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो परचेस से माइनस होगा और दूसरा आपका क्रेडिटर से माइनस होगा, ये याद रखना, ये एकदम इंपॉर्टेंट आपका एडजस्टमेंट है। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, तो चलिए स्टार्टिंग से हम ट्रायल बैलेंस की ओर चलते हैं और पूरे जो भी बचे हुए हैं आइटम्स उसको लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। परचेज लिख लिए हैं, उसके बाद आएगा सैलरी 300, ये भी हो गया है। कैश जो होता है वो एसेट होता है, तो कैश हम यहाँ लिख लेते हैं 1,000 रुपये का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया है। एडवर्टाइजमेंट ये खर्चा होता है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा आइटम आएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट 200 रुपये।
इंश्योरेंस हम लिख चुके हैं, बिल्डिंग हो चुका है, डेटर हो चुका है ना। बिल्डिंग हम लिख चुके हैं क्या, ये बिल्डिंग लिख चुके हैं, डेटर भी यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके बाद बैड डेप्ट हो चुका है, ओल्ड बैड डेप्ट है, यदि ओल्ड बैड डेप्ट जो है यहाँ पर लिख चुके हैं। ड्राइंग जो होता है कैपिटल से माइनस होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैपिटल, इसके बाद प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, उसके बाद माइनस हो जाएगा ड्राइंग। और यहाँ पर जो ड्राइंग दिया हुआ है 500 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल क्रेडिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, बाई सेल दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। और देख लेते हैं यहाँ पर रिटर्न अगर कुछ होगा तो उसको लगे हाथ तुरंत लिख देंगे। तो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, यहाँ डैश करके आउटर कॉलम में 20,000 लिख देंगे। परचेज रिटर्न को लिख लिया गया है। कमीशन देखिए, अब यहाँ पर आप ये समझना कि यहाँ पर तो अब ट्रायल बैलेंस ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ आप कैसे समझोगे कि कौन सा डेबिट है तो क्रेडिट है। तो मेरे भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ना सारा का सारा डेबिट दिया हुआ है और राइट हैंड साइड वाला ना क्रेडिट दिया हुआ है। क्योंकि देखो सेल कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है ट्रायल बैलेंस के। परचेज रिटर्न कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। कमीशन क्रेडिट, रेंट क्रेडिट, कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसका मतलब कि रेंट जो है वो मिला है, कमीशन जो है वो भी हमको मिला है। तो हम इसको सभी को क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कमीशन 100 रुपये, बाय रेंट भी मिला है, ये क्रेडिट साइड है 300 रुपये। कैपिटल 15,000 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिटर लिख लिए हैं 3,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, इसको ओपनिंग पीडीडी बोलते हैं और ओल्ड बैड डेप्ट में इसको माइनस कर दिया जाता है, जो कि हो गया है। और बिल्स पेबल 900 रुपये है, यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्स पेबल 900 रुपये, ठीक है। तो सारा चीज़ हो गया है। और जो बुक का जो आंसर है वो है ग्रॉस प्रॉफिट है 8850, नेट प्रॉफिट है 7550 और जो बैलेंस शीट है वो है 25650, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करेंगे तो आप देखेंगे तो इस साइड वैल्यू बड़ी है इनकम साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 5 25,000। इस साइड भी हम लिख देंगे 25,000 और जो भी बैलेंस आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है तो आपका बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट। और 25,000 में आप माइनस करोगे 16,150, 16,150। अगर 16 माइनस करते हैं 16,000 तो ये आ जाएगा 16 मतलब कि 9,000 और ये आ जाएगा 8,850, ठीक है, सही आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा 8850, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हमारा जो बुक में दिया हुआ है आंसर उससे मैच कर रहा है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ला लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ये 8850। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा वैल्यू बड़ी है तो क्रेडिट साइड को टोटल कर लेंगे। तो 8850 में 150 प्लस हुआ तो 9,000 हो गया, और ये 300 और 400 9,400, 9,400। यहाँ पर भी लिख लेंगे 9,400 और 9,400 में ये सारी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इनको भी पहले टोटल कर लेते हैं, 300 और 200 500, 500 और 400 900, 3 2 5, 5 और 4 9, और 9 और 2 1100, और 1100 और 750 मतलब कि 1,850 रुपये माइनस करेंगे। तो 9,400 में हम माइनस करेंगे 1,850, तो ये हो जाएगा 10 आया 5, ये 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 0 का 0, 10 कैरी हुआ तो 10 - 5 5,
और ये 3 है तो फिर ये कैरी हुआ तो 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, और ये 9 था वो 8 हो गया, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, 7550। तो यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट आएगा 7550, जो कि हमारा बुक के आंसर से मैच कर रहा है। अब ये 7550 जो है ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट में, 7550 ये ऐड हो जाएगा, ठीक है 7550। तो ये 15,000 में प्लस हो जाएगा 7550, और 500 माइनस करना है तो इसको मैं 500 माइनस करके ये लिख देता हूँ, ये आ रहा है 22,050 रुपीज़, और 22,050 रुपीज़ में इनको भी प्लस कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 900 और 1000, 1000 हो गया, 2000, 3000, 3550, 3550, ये 0, ये 0, ये 5 और 1 6, और ये 5, 25,600। यार मिट गया, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है आंसर, 25,600, ठीक है। तो ये टैली हो रहा है, लाइबिलिटी साइड हो रहा है 25,600, और इस साइड टैली कर लेते हैं। तो टोटल करते हैं हम, तो ये होगा, पहले ये बड़ी वैल्यू को लिख लेता हूँ 14,250, और ये है 1,1650 100 रुपीज़, और ये हो गया 3,600, और क्या बचा, हो गया, ठीक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 6, अच्छा 5,000 और आएगा, तो यहाँ पर 5,000, तो ये हो गया इसका 0, ये हो गया 5 5 10, 0 का 0, 1 कैरी, 6 7 8 9, ये हो गया 3 9 10, 16 का 6, 1 कैरी, 1 और 4 5 6 7 8 9 10, और ये 5 और ये 1 2, 25,600। तो एसेट साइड भी 25,600 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और आपके होमवर्क है कि आप आगे के क्वेश्चंस खुद से बनाकर देखिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, तो आपका भी एक दायित्व बनता है, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। क्योंकि देखिए पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के आप पढ़िए, और पढ़ाई कभी भी खाली नहीं जाता, आगे ना आगे कभी ना कभी वो फ्यूचर में आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई का उद्देश्य जो नौकरी होता है वो एक प्राइमरी होता है, ठीक है, एक प्राथमिक होता है, एक लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए होता है। बाकी अगर आप पढ़ाई अगर अच्छे से करते हैं तो आपके व्यवहार में और आपके विचार में सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है, जिससे कि समाज का भी कल्याण होता है। क्योंकि आप वैसे समाज में आप अगर वैसे लोग रहोगे तो आप देश के लिए अच्छे से अच्छा ही कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए और बढ़िया रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।